دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नूर सार के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन कराम, अस्माए बारी ताला में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल वहाब जल्ला जलालहू, सारी कायनात पर अपनी नवाज़शात करने वाला। अल वहाब से मुराद वो ज़ात है जो तमाम ज़मीन व आसमान वालों, नेक व बद और फासिक व फाजिर सब पर अपना करम फरमाने वाला है, बग़ैर किसी तफरीक़ के। ये इसम कुरान मजीद में 3 बार आया है। एक मकाम पर यूँ इरशाद हुआ, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू इसलिए भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि मुझे कल एक बहुत पढ़ी लिखी खातून जो हैं और वो लंदन में रहती हैं, उन्होंने कल मुझे मैसेज किया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आँखें जो थी वो डोनेट की थी, मैंने लिख के दिया था। बाद में मुझे यहाँ के उलमा ने कहा कि यह हराम है, तो लिहाजा मैंने वो जाके दरख्वास्त दे के विड्रॉ कर लिया है। और इस तरह के बेशुमार मुझे मैसेजेस आए हैं। तो हमने आज इस मौजू पे, शायद ये मीडिया की तारीख़ में एक नया मौजू और पहली मरतबा हो रहा है। आज का हमने मौजू रखा है इंसानी अज़ा का अतिया और पैबंदकारी, शरई अहकाम और दौर हाज़र। मैं शुरू में अपने मेहमानों का तारुफ़ करा दूँ। मेरे पहले मेहमान प्रोफेसर डॉक्टर सज्जाद हैदर शाह साहब हैं। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं और एक मेडिकल कॉलेज के सीनियर उस्ताद हैं। एक शोबा जो है उसके HOD हैं। मेरे दूसरे मेहमान भी एक बड़े हस्पताल के एक शोबा के सदर नशीन हैं और प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद शहजाद अनवर साहब। डॉक्टर साहब मशहूर हमारे मुल्क के यूरोलॉजिस्ट हैं और इसके साथ साथ आप डायरेक्टर जनरल पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है उसकी भी सरबराही कर रहे हैं। मेरे तीसरे मेहमान प्रोफेसर हाफिज़ नासिर महमूद साहब, नौजवान इस्लामी स्कॉलर। आपको पता है मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहते हैं। नात आज में मुल्क की सफ़े अव्वल की हमारी सलाह खान है, शायरा हैं, अदीबा हैं। प्रोफेसर सलमा खान इस्लामाबाद से ख़ास तौर पे हमारे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाई हैं। नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ एक बात पहले समझना चाहिए कि दीन इस्लाम ये ज़िंदगी का मुकम्मल जो है वो ज़ाब्ता हयात है। ज़िंदगी का कोई मरला हो ऐसा नहीं हमें हमारे दीन ने जहाँ पे रहनुमाई ना की हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हमें रहनुमाई ना मिलती हो। अब ये जो इज्तिहाद का दरवाज़ा था वो हमारे यहाँ बहुत मुद्दतों से बंद हुआ है और अल्लामा इकबाल बार बार इस पे कहते थे कि ये दौर हाज़िर के मसाइल हैं, उस पर इज्तिहाद होना चाहिए। अब हमारा अलमिया ये रहा कि हमारे यहाँ जो दीनी, हमारा जो मज़हबी तबका था, पहले उन्होंने कहा लाउड स्पीकर हराम है, फिर उन्होंने कहा फ़ोटो हराम होती है, फिर उन्होंने कहा, मैंने ख़ुद देखा ऐसी जगहों पर मैंने जुमा पढ़ा जहाँ उन्होंने अनाउंस किया कि आज 5 टेलीविज़न जो है वो तोड़े जाएंगे, जुमे के बाद आज 10 टेलीविज़न तोड़े जाएंगे। वही लोग जो टीवी तोड़ते थे और वो कहते थे कि ये शैतानी फ़ेल है, अब वो ख़ुद हर वक्त टीवी पे चढ़े होते हैं, 24 घंटे ख़ुद वो टीवी प्रोग्राम कर रहे होते हैं, बल्कि बाज़ ने अपने चैनल भी बड़े बना लिए हैं। तो ये हमें देर से समझ आती है। और मुझे याद आता है अमेरिकन थिंक टैंक जो था, उसकी एक किताब भी मेरे पास है। उसमें उसने कहा था कि मुसलमान जो है ये हर बात जो है 50 साल पीछे रहते हैं। आज हम जहाँ खड़े हैं, मुसलमान अभी 50 साल बाद वहाँ पे आएंगे, हम 50 साल आगे निकल चुके। हम अभी तक लाउड स्पीकर के चक्कर में हैं, ये जायज़ है नाजायज़ है। वो मुश्ताक यूसुफ़ी ने कहा था कि एक ज़माने में उलमा कहते थे कि लाउड स्पीकर में शैतान बोलता है, अब हम कहते हैं शैतान लाउड स्पीकर में बोलता है। अब ये हमारी बात मानते नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमें वक्त पे जो है वो लेटेस्ट रिसर्च करनी चाहिए। अब इंसानी अज़ा का जो अतिया है और पैबंदकारी है, इस पे 3 तबक़ात हैं। एक तबका तो वो है जो कहता है ये सिरे से हराम है। दूसरा तबका जो है वो कहता है कि ब्लड डोनेशन तो ठीक है, फ़लाँ चीज़ें इस हद तक ठीक हैं, अगर जिगर का किसी का थोड़ा सा टुकड़ा लेके दूसरे को लगाया जाए इस तक तो ठीक है, लेकिन ये गुर्दा जो है इसका ट्रांसप्लांट ठीक नहीं है, हार्ट का ट्रांसप्लांट ठीक नहीं है, ये जो लंग्स का है ये ठीक नहीं है। और तीसरा तबका जो है वो मज़हबी स्कॉलर जो हैं, जिस तरह जामे अज़हर के हैं, सऊदीया के कुछ स्कॉलर जो हैं और पाकिस्तान के भी बाज़ स्कॉलर, वो कहते हैं ये बिल्कुल जायज़ है, इंसानी जान बचाना जो है वो हम पे फ़र्ज़ भी है, कर्ज़ भी है। नाज़रीन किराम,
हम देखते हैं कि बाज़-औक़ात आपकी थोड़ी सी जो डोनेशन है, और सहाबा किराम की हमें ज़िंदगियों में मिलता है बेशुमार वाक़यात है। सिर्फ जो जंगे यरमूक का ग़ालिबन है हज़रत अबू जहम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाला वाक़या जो मशहूर है कि 10 सहाबा थे और पानी की ज़रूरत थी, जाँ बलब थे, तो जिस एक साहबी के पास लेके गए, उसने कहा नहीं मेरे से पहले मेरे भाई को दो। उनके पास गए, उसने कहा नहीं तीसरा भाई जो है वो ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो जब लास्ट के पास गए तो कहते हैं उनकी रूह परवाज़ कर चुकी थी, और इस तरह सब जो थे वो उनकी रूहें परवाज़ कर चुकी थी। तो ये जो इसार का जज्बा है, ये तो हमें इस्लाम सिखाया है। और अगर हमें पता हो कि हमारी जो है एक कुर्बानी से कोई इंसानी जान जो है वो बच सकती है, तो मैं मेरे नुक्ता निगाह के मुताबिक, मैं कोई फ़ाइनल फतवा नहीं दे रहा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी खिदमत होगी। हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब कोई लिवर का कोई हिस्सा कोई रिश्तेदार डोनेट कर रहा है तो क्या वो उससे मर तो नहीं जाएगा, उसको कोई ख़तरा तो नहीं उसकी जान को अगर ख़तरा नहीं है तो फिर ये जो डोनेशन है। इसी तरह अगर कोई आदमी एक्सीडेंट में है और हमें पता है डॉक्टरों को कि अब ये फ़ौत हो गया है, ये सर्वाइव नहीं कर रहा, वो ख़त्म हो गया है, तो वेंटिलेटर पे उसको जब डालते हैं, डॉक्टरों को पता होता है, तो वो उसकी अगर आंखें निकाल के किसी अंधे को, किसी ज़रूरतमंद को लगा देते हैं, कोई और आर्गन जो है वो किसी दूसरे को दे देते हैं और उसकी जान भी बच जाती है। और डोनेट जो कर रहा है, डोनर जो है, उसको भी कोई अगर नुकसान नहीं पहुंचता, उसके मरने का ख़तरा नहीं है। तो मेरे ज़ाती ख़्याल में इस पे हमें अभी जो है वो इज्तिहाद करना चाहिए। हमारे उलमा को वही जो बात लाउड स्पीकर, मसलन मुझे तो अब ये बात कहते हुए शर्म भी आती है कि बेशुमार इस पे मुनाजरे हुए कि ये जो चेन है घड़ी का, इसके साथ नमाज होती है कि नहीं, चेन के साथ जी नमाज नहीं होती। फिर इस पे बड़ी मुद्दत बहसें होती रहीं कि ये जो नोट होता है इस पे तस्वीर होती है, तो नोट अगर जेब में हो तो वो फिर नमाज नहीं होती। और अब वो जो नमाज़ें पढ़ाने वाले, उन्होंने सबसे ज़्यादा नोट जेब में भरे होते हैं, बल्कि जहाँ जाते हैं तकरीर करने पहले नोट ही लेते हैं। नात खान हो तो वो भी पहले जाके नोट ही लेते हैं और अपनी जेबों में भरते हैं। अब वो फ़ोटो जिस तरह की मर्ज़ी हो वो सारी जायज़ हो गई। तो इस तरह की जो बातें हैं, इस पर जो अहले फ़िक्र है, जो जेन्युइनली लोग पढ़े लिखे हैं, उनको इस पे रिसर्च करनी चाहिए। और मुझे नहीं मालूम, मेरा ख़्याल है कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब जो हैं वो इस पे यकीनन रिसर्च कर रहे होंगे, क्योंकि लेटेस्ट उन्होंने जिस तरह उनके बेटे ने भी हाल ही में एक किताब ये क्रिप्टो करेंसी पे लिखी है, तो जितने ये रोज़मर्रा के मसाइल होते हैं, इनमें हमारे स्कॉलर हैं ऐसे मुल्क में बैनुल-अक़वामी सतह के जो इस पे रिसर्चें करते हैं। तो आज इस लिहाज से हमने डॉक्टर हज़रात को बुलाया जिनका ये ख़ास शोबा है। और ख़ास तौर पर हमारे आज के जो मेहमान हैं डॉक्टर शहजाद अनवर, चूँकि ये यूरोलॉजिस्ट हैं, तो ये गुर्दे की पैवंदकारी इनका ख़ास सब्जेक्ट भी है। एक गुर्दा जो है वो किसी को डोनेट हो सकता है, जो करता है उसको कितना नुकसान। लेकिन इसके साथ साथ एक अनफॉर्चुनेट जो एस्पेक्ट है वो ये है कि चोरी लोगों के गुर्दे निकाल लेते हैं। ऐसे ऐसे ज़ालिम लोग हैं, जाली डॉक्टर, 2 नंबर डॉक्टर। और बज़ाहिर कल एक बच्ची जो मुझे मिली है, तो मैं आपको बता नहीं सकता, कल मेरा दर्स था एक जगह, वहाँ एक बच्ची मिली और वो रो रही थी। प्रोफेसर सलमा भी मेरे साथ थी उस दरस में। उसने बताया कि कितने लोगों के ऑपरेशन लाहौर के एक डॉक्टर ने किए हैं, जो एक सरकारी अस्पताल का डॉक्टर था और वो हार्ट सर्जन था, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाता था और वो कहता था बाईपास मैंने कर दिया। जब उनके दोबारा चेक किए तो पता चला कि कुछ नहीं किया, सिर्फ सीना चीर के उसके बाद उसको बंद कर दिया है। और उस जालिम के ऊपर कई केसेस बने हुए हैं उस डॉक्टर के। ऐसे लोगों को तो मैं कहता हूँ उड़ा देना चाहिए फ़ौरी तौर पे, इनको फांसी लगा देना चाहिए। ऐसे जालिम के सीना चीर दिया है और अंदर उसकी कोई ग्राफ्टिंग, कोई उसका वो बाईपास किया ही नहीं, और उसके बाद बंद कर दिया और लाखों रुपया कमा के घर चले गए। कल वो रो रही थी, कहने लगी कि मेरी वालदा अब जो है वो चूँकि उम्र भी ज़्यादा है, शुगर की मरीज़ा है, अब डॉक्टर कहते हैं कि दोबारा हम इस हाल में जब तक ये इम्प्रूव ना करे दोबारा इसका हम बाईपास जो है वो नहीं कर सकते, बड़ा ख़तरा है उसकी जान को। और इस तरह के उस डॉक्टर ने पता नहीं कितने ऑपरेशन किए। इसी तरह डॉक्टर शहजाद अनवर साहब ने मुझे बताया कि इस्लामाबाद में कोई आदमी था जो प्राइवेट किसी कोठी में जाके और जो था वो गुर्दे को ट्रांसप्लांट कर देता था, पैसे लेके बाहर के लोगों को बुला के, और गरीब लोगों को पकड़ के उनके ज़बरदस्ती, उनको पता ही नहीं होता था, उनके गुर्दे निकाल लेते थे। तो इस पे भी डॉक्टर साहब आप इस अथॉरिटी के सरबराह हैं इंशाअल्लाह ताला, इसलिए हमने आज का ये प्रोग्राम रखा है। मैं इब्तिदा कर रहा हूँ जनाब डॉक्टर सज्जाद हैदर शाह साहब से।
डॉक्टर साहब बताएं ना, ये गुर्दे हैं, ये जिगर है, ये मुझे नहीं पता था कि लंग्स जो है इनकी भी ट्रांसप्लांटेशन होती है। चूँकि अभी 6 माह पहले सफ़र कर चुके हैं ख़ुद कि वो जो क्वैक्स रखे होते हैं या रंगरूट, अभी डॉक्टर ने MBBS किया है किसी सिंध के अस्पताल से, किसी मेडिकल कॉलेज से, और उसको ला के लगा दिया इमरजेंसी में, ये जो फ़ारूक हॉस्पिटल वाले डाकू हैं। और मेरी वाइफ को शुगर की मरीज़ा और 70 इयर्स एज, और उसको जाके 4 पैक लगा दिए 1 घंटे के अंदर शुगर के, और वो उसका इतना ज़्यादा वाटर हो गया। और आपको पता है, आपने वो सारा केस देखा है, डेथ उनकी इस वजह से होगी। जी इरशाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। बहुत शुक्रिया मोहतरम गाजी साहब। मैं अगर कहूँ कि ये दीनी और माशरती हिसाब से या लिहाज से किसी चैनल पे इस टॉपिक पे ये फ़र्स्ट प्रोग्राम है तो मुग़ालता ना होगा। जज़ाकल्लाह, आपकी तरफ से बहुत अच्छा जेस्चर है। मैं पहले ज़रा ट्रांसप्लांट की अहमियत उजागर करने के लिए बता दूं कौन कौन सी कंडीशन में ज़रूरी होते हैं और कौन कौन से ट्रांसप्लांट हो सकते हैं, ये बता दें। बोन मैरो ट्रांसप्लांट से अगर शुरू करें हम, जिसको कहते हैं कि हड्डियों का गुदा या मिख निकाल के दूसरे के अंदर, कैंसर के पेशेंट के लिए, उसके लिए मुख्तलिफ कंडीशन बीमारियाँ। सबसे अहम है थैलासीमिया मेजर, अच्छा, जिसके ऊपर हमने प्रोग्राम भी किया था कि जी तो ट्रांसफ्यूजन करते हो और इसका पक्का इलाज है वो है आप बोन मैरो ट्रांसप्लांट। और उसके लिए प्री रिक्विजिट होते हैं या इब्तदाई जो शराइत होती हैं कि इसके ऊपर जो आपका डोनर है उसकी क्या क्या चीज़ें उसके साथ मैच करनी चाहिए। ब्लड ग्रुप के अलावा उसका HLA टाइपिंग की जाती है, फिर उसके मुकम्मल बॉडी टेस्ट किए जाते हैं डोनर के, उसके बाद रिसिपिएंट के भी टेस्ट किए जाते हैं। और उसका होता ये है कि उसी वक्त लेके मतलब 300 से 400 cc हम निकालते हैं और उस वक्त ही साथ ही मरीज़ के अंदर इंजेक्ट कर देना होता है। इसमें इतना इंटरवल ज़रूरत नहीं होती। और हमारे यहाँ कुछ सेंटर हैं पाकिस्तान के अंदर ये कर रहे हैं, जैसे AFIP रावलपिंडी वाले कर रहे हैं, NIBD वाले आगा खान कर रहे हैं, लाहौर के अंदर एक अस्पताल सरकारी उसके अंदर हो रहा है, तो ये कुछ सेंटर्स के अंदर हो रहा है। उसकी फिर उसके बाद एक होता है कि आपने इस मरीज़ को जिसको दिया गया है अंडर स्ट्रिक्ट सर्विलेंस रखना होता है कि खुदा न खास्ता रिजेक्शन तो नहीं हो रही। वो पहले 100 दिन बड़े अहम होते हैं। ये हर ट्रांसप्लांट के अंदर यही है कि हाइपर एक्यूट या एक्यूट को रिजेक्शन तो नहीं हो रही। पहले 100 दिन के अंदर 100% मॉनिटरिंग अंडर सर्विलेंस, और क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम सुबह शाम उनको चेक करती कि कोई रिजेक्शन की अलामात उनको बता दी जाती हैं कि ये अगर पेट का दर्द का कहे, स्किन पे रैश पड़े, कोई बुखार हो तो फ़ौरन आपने रिपोर्ट करना है। और हत्ता कि पिंडी वाले जो हमारे AFIP के हैं, जो आर्म फोर्सेस का इदारा है, उसको अब नेशनल बोन मैरो ट्रांसप्लांट का नाम दिया गया। उन्होंने तो इस हद तक कहा हुआ है कि आप अगर वालदैन आउट ऑफ रावलपिंडी है तो यहाँ पे कोई रेंट पे ले लें, हॉस्टल में रह जाएं, ज़्यादा ट्रैवलिंग भी ना कराएं कि आप लाहौर से या मुल्तान से लेके आओगे, बच्चा इधर ही रहेगा, आप कोई किराए पे ले लो। और इसके साथ अगर, चूँकि ये अमूमन 2 साल से 7 साल की उम्र के अंदर अंदर बच्चों के अंदर कर दिया जाए तो बहुत बेहतर नताइज हैं इसके। जितनी इतनी एज बढ़ती जाती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट कॉम्प्लिकेशन होती जाती हैं और रिजेक्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। उसके बाद आ जाइए गुर्दे के ऊपर, जो सबसे ज़्यादा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर और जितने भी ममालिक हैं, रीनल ट्रांसप्लांट जिसको कहते हैं, उसके लिए भी कि डोनर जो है वो आपका 50 साल तक अगर हो जाए तो बहुत बेहतर है। ठीक है, जितनी लोअर एज का होगा, मतलब 18 से 50 वाला उम्र डोनर सिलेक्शन पे ज़्यादा बात करेंगे डॉक्टर साहब। उसके ऊपर आपने सारा, उसके वो ब्लड प्रेशर ना हो, उसको डायबिटीज़ ना हो, यानी यही वाली कंडीशन आपने डोनर के भी देखनी है, कोई सिस्टेमिक बीमारी में वो शिकार ना हो। उसका गुर्दे अल्लाह ताला ने 2 अता किए हुए हैं। एक बंदे का अगर हेल्दी जो बंदा है उसका निकाल भी लिया जाए तो उसकी सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चल जाती है। इवन 40% गुर्दा भी अगर एक काम करे तब भी आपका वो चल जाता है, कंपेटेबल होता है ज़िंदगी के साथ। दूसरी टाइप आती है कैडावेरिक, जिसको कहते हैं कि मुर्दा इंसान की चीज़ें निकाल लेना, जिसके ऊपर वो शरी तौर पे अभी अल्लामा नासिर साहब बात करेंगे। तो उस कैडावेरिक के अंदर आपके आ जाते हैं, जिगर निकाल लिया जाता है, ठीक है। इसी तरह गुर्दे भी निकाल सकते हैं आप, इसी तरह कार्निया है, ये भी होता है। और स्किन ग्राफ्टिंग भी एक टाइप है, वो अगरचे मुर्दा की ज़रूरत नहीं है कि उस पर बंदा फौतशुदा हो, जो भी हो। इवन पेशेंट का अपना, जैसे अगर बर्न, अब स्किन की कहाँ ज़रूरत पड़ती है, जहाँ एक्सटेंसिव बर्न हो जाए, जला हुआ मरीज जो होता है बहुत ज़्यादा, जी, उसके अंदर आप ये थाई, ये रान के निचला हिस्सा, वहाँ से थोड़ा सा ग्राफ्ट लेके लगा देते हैं। यहाँ पे एक्सटेंसिव ट्रामा हो कि बहुत ज़्यादा स्किन उसके अंदर ना मैशअप होकर निकल गई है, वहाँ पे स्किन लगानी पड़ जाती है, वो आपके फोरआर्म के अंदर से लेके वो वहाँ पे लगा दी जाती है। इसी तरह बॉडी के हेल्दी पार्ट्स, उसको कहते हैं हम ऑटोग्राफ्ट, यानी एक ही बंदे का ग्राफ्ट लेके उसकी दूसरी जगह जो डिजीज़ है उसके ऊपर लगा दी जाए, ठीक है। इसी तरह कॉर्निया, वो फौतशुदा से लिया जाएगा, जाहिर बात है जिंदा बंदे को तो हम नहीं, क्योंकि उसकी नज़र अफेक्ट होगी ना, तो वो फौतशुदगान से लिया जाता है। और उसके लिए भी होता है
4 से 6 घंटे मैक्सिमम उसके अंदर अपने कार्निया निकालना होता है। निकालना होता इस टाइम के बाद उसकी वो जो है ड्राइनेस, उसके बाद वो डेड टिश्यू बनना शुरू हो जाता है। ये लेके फिर एक स्टोर करना होता है। स्टोर में भी 2 से 4 या अप टू 6 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ आपने स्टोर रखना है इसको। जिनके पास ये इसकी कार्निया बैंक की सहूलत नहीं है, वहाँ पे ये सही नहीं रहेगा, वो उसकी प्रॉपर जो है ना लाइफ आप नहीं मेंटेन कर सकोगे तो उसकी एफिकेसी नहीं रहेगी। इसी तरह आप बोन बैंक भी आ गए हुए हैं, जो एक्सीडेंट्स के अंदर हड्डियां जिनकी टूट जाती हैं उनको बोन ग्राफ्टिंग भी की जाती है। और मैं ये जनरल अस्पताल के अंदर इन्होंने पी होटानी लाइसेंस को दिया, प्रॉपर इंस्पेक्शन के बाद दिया जाता है, तो उनके अंदर बोन ग्राफ्टिंग की जाती है। इतना पीस हड्डी का अगर बिल्कुल ख़त्म हो गया, नेक्रोज्ड हो गया, डेड हो गया, तो उसकी जगह हेल्दी जो बोन बैंक से लेके आपने उसके अंदर ग्राफ्ट कर दिया जाता है। उसमें भी देखेंगे मैच करती है कि नहीं, या किसी की हड्डी किसी को उसके अंदर सिर्फ आपने ना कुछ देखना होता है कि उसके अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ। जो हड्डी आप ले रहे हो उसकी सिर्फ आप ये देखते हो कि उसकी स्टेराइल कंडीशंस हैं कि नहीं है, और जो बोन आप लगा रहे हैं उसके अंदर कोई नेक्रोसिस वगैरह नहीं है, और जिस जगह आपने लगानी है उसके साथ फिक्स होगी या मैच कर जाएगी कि नहीं कर जाएगी, ताकि ब्लड सप्लाई बाकायदा उसकी रेस्टोर हो जाए। ठीक है। इसके बाद आपके आ जाते हैं ये आपके जितने आज़ा हैं इनकी पैबंदकारी से पहले कौन कौन सी आपकी शराइत उस स्टोरेज कंडीशन पूरी करनी होती है। मतलब जिगर जो है ना ये आप रख सकते हो 12 घंटे तक या 14 घंटे तक। इसी तरह किडनी जो है अप टू 48 या कई बुक्स के अंदर 72 आवर्स भी लिखा हुआ है कि 72 घंटे तक आप रख सकते हैं। उसके बाद आप किडनी को ट्रांसप्लांट कर दें जहाँ भी आपने लगाना है। इसके अलावा आपकी आ जाती है बोन मैरो ट्रांसप्लांट की। मैंने बात की तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट के अक्सर मरीज़ जो होते हैं ना उसके अंदर थैलेसीमिया बताया, एप्लास्टिक अनीमिया, जिसके अंदर खून बनना बिल्कुल बंद हो जाता है, उनके अंदर बड़ा ज़रूरी है बोन मैरो ट्रांसप्लांट। फिर आ जाते हैं ल्यूकीमिया यानी खून के कैंसर के मरीज़, उनके अंदर भी बोन मैरो ट्रांसप्लांट बड़ा ज़रूरी है। अब किडनी की बात कर लें तो किडनी जिनके कुदरती तौर पर पैदाइशी तौर पर काम ही नहीं कर रहे, या ऐसे बच्चे पैदा हो गए जिनके अंदर किडनी के अनॉमलीज हैं, जिनका GFR या आप फिल्ट्रेशन रेट कर लें, जो गुर्दे का काम होता है ना फिल्टर करना, जिनका 20% से भी लेस काम कर रहा है, तो उसके अंदर ज़रूरी हो जाता है कि इसको किडनी आप ट्रांसप्लांट करें। जिगर का भी यही है कि जिगर फेल हो गया, सिरोसिस हो गया, या जिगर के अंदर ट्यूमर आ गई, रसौली आ गई, 2 या 2 से ज़्यादा रसौलियाँ अगर आ जाएं तो उसके अंदर फिर लिवर का ट्रांसप्लांट भी करना ज़रूरी हो जाता है। ठीक है जी। डॉक्टर साहब आपकी, डॉक्टर शहजाद अनवर साहब आपकी तरफ आता हूँ। एक तो मुझे बताइए कि गुर्दे और जिगर की बीमारियाँ पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं पहले की निस्बत, इसकी वजूहात क्या हैं? और फिर बताएं कि ये जो जिगर की ट्रांसप्लांट है वो कोई जिगर पूरा तो नहीं निकालते, वो तो एक हिस्सा निकालते हैं और कहते हैं फिर डेवलप कर जाते हैं। आपका शोबा है, मैं तो जो ऐसे ही सती सा नॉलेज है वही सवाल कर रहा हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले तो मैं जस्टिस नज़ीर अहमद ग़ाज़ी साहब को शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो सिलेक्ट किया है, और चूँकि हम इस पर अवेयरनेस भी दे रहे हैं और हम चाहते हैं कि अवामुन्नास तक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं पहुँचें, और सारा पाकिस्तान जो है, शहरी जो हैं लोग हैं, वो इस जंग के अंदर जो कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन हमारा साथ दे रही है। तो सबसे पहले मैं आपको पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स बताऊंगा जी कि पाकिस्तान 6th पॉपुलस कंट्री है दुनिया के अंदर, जिसकी तकरीबन 22 से 24 करोड़ के करीब आबादी है। डायबिटीज़ के अंदर जो है वो 33% ऑफ द पॉपुलेशन हमारी वो डायबिटिक है, 33% शुगर के पेशेंट, और ये बड़ी अलार्मिंग फिगर है, और हम लोग इस वक्त नंबर 1 पे जा रहे हैं। इस तरह हाइपरटेंशन 19 to 22% है, और ये इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि इन दोनों बीमारियों से जिगर और गुर्दे और आँखों की जो बीमारियाँ हैं वो लिंक्ड हैं, आपस में इनका ताल्लुक लिंक्ड है बिल्कुल जी, क्योंकि ज़्यादातर जो गुर्दे के फेलियर हैं या जिगर के फेलियर हैं वो इन दो बीमारियों की वजह से होते हैं जी। अगर आप हाइपेटाइटिस को देखें तो बी और सी जो है वो 76% ऑफ द पॉपुलेशन के अंदर पाया जाता है, और हाइपेटाइटिस सी जो है वो मेन कॉज है जिगर के फेलियर का जी है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन के बाद। पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादातर हेल्थ सिस्टम है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर पर मुहित है। पाकिस्तान का जो GDP है वो 0.6 to 2.4 वेरी करता है हर साल, हालांकि इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट जो है वो 5 to 8 GDP है। तो इसका मतलब हमारा जो इस वक्त हेल्थ सेक्टर पे जो पैसा खर्च होता है वो काफ़ी कम है। इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हेल्थ सेक्टर के GDP को बढ़ाया जा रही है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो ये जो GDP है ये क्यूरेटिव मेडिसिन में यूज़ होता है, प्रिवेंटिव में कम होता है जी। हालांकि दुनिया के जो डेवलप कंट्रीज़ हैं ये यहाँ होता है। अब आते हैं जी इन बीमारियों का ताल्लुक गुर्दे के फेलियर और लिवर के फेलियर के साथ। कॉजेज़ क्या है डॉक्टर? कॉजेज़ क्या है नहीं है, ज़्यादातर जो गुर्दे के फेलियर हैं वो डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्टोन डिजीज़ और कॉन्जेनिटल नॉर्मलीज़ जो पैदाइशी तौर पर नॉर्मलीज़ होती हैं। गुर्दे के फेलियर जो है उसका मतलब ये है कि गुर्दा जब फेल हो जाता है तो दवाइयों के साथ उसे
हीमोडायलिसिस और ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत पड़ती है जी। इसके बगैर इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता जी। ठीक। और अगर किसी के पास ऑर्गन्स नहीं, डोनर्स नहीं मौजूद, तो गुर्दे के फेलियर की शक्ल के अंदर वो अपनी डायलिसिस को जारी रखे। यहाँ एक मिसकंसेप्शन सोसाइटी के अंदर है कि लोग डायलिसिस से डरते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि डायलिसिस फ्रेंडली है फॉर योर हेल्थ। तो इससे प्लीज़ आप अपना टाइम ना ज़ाया करें। कई लोग हुक्मा के पास क्वैक्स पास जाते हैं, 6-6 महीने साल लेट हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली दे डाई विद इन फॉर 6 months to 1 year, यानी कि 1 साल के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। कहते हैं कि ये जो डायलिसिस है ये करके तो बंदा बस ये साल ही ज़िंदा रह सकता है या 2 साल, ये भी ज़रा बता दें। सर, अच्छी क्वालिटी का डायलिसिस थ्राइस अ वीक और 4 hours अ सेशन और अच्छी मशीन विद कैलिब्रेशन के साथ हो तो लोग 15 से 20 साल तक ज़िंदा रहते हैं और अपनी नॉर्मल लाइफ गुजारते हैं एंड दे आर प्रोडक्टिव सिटीजन्स। अच्छा, तो ये मिसकंसेप्शन, बच्चे भी पैदा हो सकते हैं? जी बिल्कुल, सब कुछ हो सकता है। ये किडनी फेलियर के अंदर एक क्वेश्चन है, लिवर के अंदर ये नहीं है। लिवर के अंदर दवाइयों के साथ आपको इमीडिएटली ट्रांसप्लांट की तरफ जाना पड़ता है। ठीक। अब आ जाते हैं जी कि डोनर्स क्या होते हैं, यानी कि अगर आपको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है लिवर और किडनी की, तो हमारे पास डोनर्स कहाँ से आएंगे, ऑर्गन्स कहाँ से आएंगे? डोनर्स की जो डेफिनेशन है वो होती है लीगल और इलीगल डोनर्स की है। लीगल डोनर्स वो हैं जो कि कानूनी तौर पे डोनेट कर सकते हैं। ठीक। इसके अंदर हम लोगों ने, अथॉरिटीज़ ने, पंजाब गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इसके 3 टायर्स बनाए हैं, 1st डिग्री रिलेटिव्स, 2nd एंड 3rd डिग्री रिलेटिव्स। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि लोगों के जब रिश्तेदारों के ऑर्गन्स फेल होते हैं तो उनको समझ नहीं आते कि ऑर्गन्स कहाँ से लें। 1st डिग्री का मतलब है कि मियाँ बीवी, बच्चे, बहन भाई, माँ बाप, ये ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। अगर इनके अंदर मैचिंग नहीं है, ब्लड ग्रुप या टिश्यू मैचिंग नहीं है, तो फिर 2nd डिग्री। 2nd डिग्री के अंदर चचा, चची, मामू, ममानी और उनके बच्चे। ठीक। इसको हमने और एक्सपेंड कर दिया है ताकि लोग जो है वो फैमिली ट्री के अंदर रहें। ठीक। और इलीगल ट्रांसप्लांट की तरफ ना जाएं। अभी हमने रिसेंटली इसके अंदर हमने डिस्टेंट रिलेशंस भी उसमें, तो हम लोगों ने उनकी जो चचा और चची की जो वाइफ्स हैं या सेकंड वाइफ्स हैं या उनके सेकंड वाइफ्स के आगे बच्चे, लेकिन FRC के अंदर और नादरा के अंदर फैमिली ट्री जो है वो सर्टिफाई हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, तो हम इस एम्बिट के अंदर ले लेते हैं। ठीक। 3rd जो है वो है स्वैपिंग, यानी इसके बावजूद भी अगर कहीं डोनर नहीं मिल रहा तो हम स्वैपिंग की इजाज़त देते हैं। जैसे कि मेरे पास एक रिसिपिएंट है जिसके पास डोनर नहीं है, डोनर मौजूद है लेकिन मैचिंग नहीं है। ठीक है। यानी कि मैं देना चाहता हूँ लेकिन मेरा ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, तो मैंने P होटा से रजिस्ट्रेशन करवा ली और एक हॉस्पिटल PKLI शेख ज़ैद से करवा ली है। अब मेरे मुताबिक जो भी डोनर अरेंज होगा उस हॉस्पिटल के अंदर, तो वो उसका गुर्दा और मेरा गुर्दा आपस में स्वैप कर लेंगे जी। अच्छा। तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने थोड़ी सी एक्सटेंशन दी इन डोनेशन के स्वैपिंग की तरफ चले गए हैं। इसके अलावा 3rd ऑप्शन, स्वैपिंग मुझे समझाएं, मुझे अभी स्वैपिंग का मतलब है कि मेरे पास डोनर तो मौजूद है लेकिन वो मेरे साथ मैच नहीं करता। ठीक है जी। अब मैंने रजिस्टर करवा दिया PKLI के अंदर। ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये गुर्दा है, डोनर है, जी हाँ, लेकिन मेरा मैच नहीं हो रहा। मेरा डोनर का ग्रुप O पॉजिटिव है और मेरे रिसिपिएंट का ग्रुप B पॉजिटिव है, हमारी मैचिंग नहीं है। ठीक है। तो मैंने PKLI के अंदर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। PKLI के अंदर एक केस आया है जिसका जो रिसिपिएंट है वो O पॉजिटिव है और डोनर B पॉजिटिव है, तो वो हमारे साथ स्वैप कर देंगे, वो एक्सचेंज कर लेंगे हम उनके। यानी इसके अंदर नॉन रिलेटेड हमने ऑप्शंस निकाल दिए, लेकिन डोनेशन फैमिली के अंदर हो रही है जी। डोनर्स फैमिली का था लेकिन हमने आपस में एक्सचेंज करवा दिया। ये हमने एक एक्सटेंशन दी है इन दी लॉ के स्वैपिंग के साथ जो है ना। अब हमारे पास तकरीबन 24 स्वैपिंग के केसेस जो हैं वो इस साल के अंदर PKLI के अंदर हुए हैं और उम्मीद है कि लोग ऐसा ऐसा चीज़ को समझ रहे हैं कि कहीं पर अगर आपकी डोनर्स मैच नहीं भी करते तो आप रजिस्टर करवा लें, किसी न किसी स्टेज के अंदर आपको 2, 3, 4 महीने के अंदर वो मैच मिल जाता है आपका। 3rd ऑप्शन जो है ना वो हमारे पास है इसकी कैडावर ट्रांसप्लांट की बादस मर्ग अज़ा की पैबंदकारी, जिसके ऊपर आजकल हम बहुत ज़्यादा वॉर फुटिंग पे काम कर रहे हैं। इससे मैं थोड़ा सा पहले आपको इलीगल डोनेशंस के बारे में बता दूं, वो बड़ा ज़रूरी है। इलीगल डोनर्स का मतलब है कि वो डोनर्स जो कि रिलेटेड नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, लेकिन परचेज और कमर्शियल डोनर्स हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर जो एलीट क्लास है जिनके पास पैसा ज़्यादा है, जो कि इन्वेस्ट कर सकते हैं इन चीज़ों के अंदर, अगर उनके पास डोनर मौजूद भी है तो फिर भी वो हमारे जो लेबर क्लास है, जो लोग भट्टे पे काम करते हैं, जो कि वेरी पुअर पीपल, गरीब लोग हैं, जो कि ऑलरेडी कर्जों के अंदर दबे होते हैं, उनको ये एंगेज करते हैं एजेंट्स के ज़रिए और उनको ये 1 लाख 1.5 लाख दे के ये अपना गुर्दा या लिवर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं।
तो दिस इज़ अ टोटली इलीगल प्रैक्टिसेस हैं जिसको हम कोशिश करते हैं इसको कर्ब करने की भी, और इसको हम चाहते हैं कि ये जो है ना प्रैक्टिसेस हैं ये कम हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिसेस 90s में और 2000 के स्टार्ट के अंदर बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान को किडनी बाज़ार और किडनी मैरिजेस तक के नाम दिए गए। यहाँ से भट्टी की और लेबर क्लास की बच्चियों के साथ एक पेपर निकाह पढ़ाए जाते थे और यहाँ से फिर अरब ममालिक में शिफ्ट करते थे, वहाँ जाके ट्रांसप्लांट, क्योंकि वहाँ पर स्पाउस की इजाज़त है ट्रांसप्लांट की, बीवी की जो है, तो कागज़ों के अंदर बीवी शो होगी, उसके बाद ट्रांसप्लांट करवाया और चौथे पाँचवें दिन उन्होंने एक तलाकनामा और साथ ही एक चेक पकड़ा दिया और अगली फ़्लाइट पे वापस पाकिस्तान भेज दिया। तो ये खबरें फिर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया पे फ्लैश हुई, जिसके ऊपर फिर हमारी फाजिल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर एक्शंस लिए और उसके बाद फिर हमारा लॉ जो है वो 94 में स्टार्ट हुआ था। SIUT की कोशिश के अंदर प्रोफेसर अदीब रिजवी और प्रोफेसर सईद अख्तर साहब का बड़ा रोल है इसके अंदर। तो फिर ये होता हुआ ये 2010 के अंदर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के टाइम के अंदर ये फिर एक लॉ की शक्ल बन गया जी है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँ कि 96 के अंदर इंडिया के अंदर ये लॉ बन चुका था, जो कि हमारा इनिशिएट 94 में हुआ था सेनेट में, लेकिन चूँकि माफिया बहुत स्ट्रॉन्ग था किडनी का, इन्होंने इसको आगे प्रोसीड नहीं होने दिया और इट टुक ऑलमोस्ट 14 ईयर्स, 14 से 16 साल लगे हैं इसको लॉ बनने के अंदर। इंडिया के अंदर ये लॉ 1996 के अंदर एस्टेब्लिश हो चुका था इलीगल ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर है। अब मैं आता हूँ जी, हमारी जो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बाद अज़ मर्ग अज़ा की पैवंदकारी। ठीक, ये कॉन्सेप्ट जो है ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि ये डोनेशन होती है जब इंसान इस दुनिया से उसकी ट्रांजिशन हो रही है और वो पेशेंट वेंटिलेटर पे है और बहुत ही एक क्वालिफाइड टीम, सर्टिफाइड टीम जिसको हमारी अथॉरिटी सर्टिफाइड करती है, इसके अंदर न्यूरो सर्जन है, न्यूरो फिजिशियंस हैं, वो उसकी डेथ को डिक्लेयर कर देते हैं, उसको कहते हैं ब्रेन डेथ। क्लिनिकल डेथ अनाउंस कर देते हैं। जी हाँ, क्लिनिकली डेथ बड़ा क्रिटिकल मामला है और उसके ऊपर बेशुमार डिस्कशंस होती रही हैं 90s में 80s में भी। उलमा कौंसल सऊदी अरेबिया, उलमा कौंसल ईरान, उलमा कौंसल मलेशिया, जितनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, इन्होंने सर्टन साइंटिफिक स्टैंडर्ड्स और इस्लामिक प्रिंसिपल्स और उनके जो अपने वेस्टर्न प्रिंसिपल्स हैं उनको सामने रख के एक यूनिफाइड स्टैंडर्ड बनाया जिसके अंदर बेशुमार क्राइटेरियाज है, यानी कि कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाती जिसके अंदर ये कोई शक रहे जी कि ये अभी भी इसके मरा नहीं था, जिंदा था। तो वन द पेशेंट इज डिक्लेयर ब्रेन डेथ बाय कमिटी ऑफ कंसल्टेंट्स, कॉम्पिटेंट कंसल्टेंट्स, द पेशेंट इज़ डेड पर्सन। अब उसके जो अज़ा हैं उनको वाइबल रखने के लिए मशीन के ज़रिए, वेंटिलेटर के ज़रिए ब्लड फ्लो चलाते रहते हैं मेडिसिन के साथ। वो 6, 8, 10 घंटे का टाइम होता है जब तक अगर आप अपनी प्रोसेसिंग ऑफ कॉन्सेंट, यानी कि जब डिक्लेयर हो गया तो हमारी ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स जो हैं उनको इन्फॉर्मेशंस मिलती हैं, वो आते हैं और फैमिली के साथ बैठ के एक सेशन होता है काउंसलिंग का, उनको समझाते हैं, बताते हैं कि ये कार खैर का काम है। अगर आप इजाज़त देते हैं, एक या आपके इस शख्स ने डोनेशन कार्ड बनाया हुआ था और वसीयत की थी कि मेरे आज़ाद दे दिए जाएँ, इसके बावजूद भी अगर आप इजाज़त ना दें तो हम ये नहीं करेंगे। आप इजाज़त देंगे तो जिस पार्ट की आप इजाज़त देंगे, किडनी की, लेवर की, आइज़ की और जो भी रिक्वायर्ड है, तो हम उसी के हिसाब से कौन कौन से पार्ट्स की हो सकती है? आँख की, एक इंसान की और एक इंसान इसके अलावा 8 बंदों की ज़िंदगियाँ बचा सकता है। एक डेड बॉडी जो डिक्लेयर डेड है, उसमें उसके 2 गुर्दे हैं, उसका जिगर का टुकड़ा है या जिगर पूरा है, उसका हार्ट है, उसके पेनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है और टिश्यूज़ तो बेशुमार हैं, जैसे स्किन है, बोन है, कॉर्निया है। आँखें जो है, जो हमारे यहाँ तो पाकिस्तान में 5 लाख के करीब लोग जो हैं वो ब्लाइंड हैं और हमारी तमाम जो कॉर्निया है वो बाहर से आती है और अमेरिका से जो कॉर्निया आ रही है वो चंद तो डोनेशंस में है, बाकी $2 से $2,500 में हमें कॉर्निया मिलता है। तो पाकिस्तान, पंजाब के अंदर तकरीबन 600 के करीबन डेथ्स जो हैं वो पर डे होती हैं, 600 पर डे, और आपके यहाँ ये पिंस के अंदर 4 to 5 डेथ्स पर डे हैं। तो एक्सीडेंट से, हेड इंजरी से हैं और वी आर नॉट एबल टू रिट्रीव दी ऑर्गन्स। अगर यही सिस्टम हमारा फ़ाल हो तो ये जो इलीगल ट्रांसप्लांट की तरफ लोग जाते हैं ये कम से कम जाएं, हमारे ऑर्गन्स रिट्रीवल शुरू हो जाएं और हम लोगों की ज़िंदगियां बचाना शुरू कर दें। तो इस सिलसिले के अंदर लोगों को अवेयरनेस देनी कि ये साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक है जो हमारे अरब ममालिक हैं सऊदी अरेबिया के अंदर, बल्कि मैं आपको बताता चाहूँगा सऊदी अरेबिया, ईरान, UAE, कुवैत, कतर, इनके जॉइंट अलाइंस हैं। यानी कि अगर इनके यहाँ कोई गुर्दा या कोई इंसान की डेथ हो जाती है और अगर वो सऊदी अरेबिया में किसको ज़रूरत है तो वो बाय एयर लिफ्ट करके वहाँ पहुँचा देते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ कि UAE के अंदर एक पाकिस्तानी की डेथ हुई तो उन्होंने एक गुर्दा और एक जिगर उसी ही पेशेंट का उन्होंने वहाँ से एयर लिफ्ट किया और पाकिस्तान में यहाँ पर हमारे जो रेसिपिएंट्स थे उनको PKLN तैयार किया और दोनों को वो जो है एक
किडनी, एक को किडनी लगा और एक को लिवर लगा, और दोनों माशाल्लाह दे आर लिविंग हैप्पीली और अपनी फैमिली के साथ वो बैठे हुए हैं और अपना जो है वो प्रोडक्टिव सिटीजन की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये एक बहुत कार खैर का काम है। वो लोग वैसे लिवर किसी का पूरा निकाल लिया तो वो तो 10 बंदों को नहीं लग सकता? जी सर, लिवर जो है वो लिवर का तो कहते हैं पीस लगाते हैं। जी, लिवर का जो है वो एक आप लिवर के 2 पोर्शन जो हैं या 3 पोर्शन जो हैं वो आप लगा सकते हैं। अच्छा। और लेकिन है कि 10 बंदों को तो नहीं लग सकता। अच्छा, वो 2 या 3 जो है ना उन पेशेंट्स को जो है वो लिवर आइज है बिलफर्ज, तो ये भी हो सकता है कि 2 आइज आई बाहर से, तो एक को लगा दी, एक को कि चले कोई कंडीशन तो इनकी बेहतर हो जाए पहले। जी ऐसी है। अच्छा, ये किस उम्र में हो सकता है ये जो ट्रांसप्लांट? मसला आइज की है तो एक 70 साल आदमी जो ऐनक लगाता था उसकी, या यंग बंदे की लगानी है? किस उम्र का जो बंदा है वो उसको लग सकती है? सर आइस का जो ट्रांसप्लांट है कॉर्निया का जो है वो, या एक होता है कि डोनेट करना और एक होता है लगाना जी है। आई की डोनेशंस की कोई एज लिमिट नहीं है। आपके सामने अब्दुल सत्तार ईदी साहब जो हैं उनकी एज 80+ थी, तो उनके चूँकि बाकी ऑर्गन्स उतने वाइबल नहीं थे जैसे किडनी लिवर एज के हिसाब से, तो उनके कॉर्निया को जो है वो किसी और को ट्रांसप्लांट किया गया था। तो कॉर्निया कैन बी ट्रांसप्लांटेड टू एनी पर्सन एट एनी एज। हाँ, जिनको ट्रांसप्लांट करना है उनकी ओपेसिटीज़ होती हैं, ये जो आपका ये हिस्सा सामने वाला जो आपको काला नज़र आता है, ये इसको कॉर्निया कहते हैं। इसकी ओपेसिटीज़ हैं, उसकी ग्रेडिंग होती है और इसकी वजह से आपकी लाइट ट्रांसमिट नहीं होती अंदर जी हैं। हाँ जी, जो ही आप ये कॉर्निया ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसकी आंखों की रोशनी जो है वो, क्योंकि उसका पोस्टीरियर चैम्बर ठीक होता है, कॉर्निया ट्रांसप्लांट करें तो उसको नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ये भी आप देखेंगे 5 लाख ब्लाइंडनेस पाकिस्तान के अंदर है। श्रीलंका और अमेरिका से आई की डोनेशन आती है, और अगर हमारे यहाँ ये सिस्टम शुरू हो जाए, मैंने बताया कि अगर 5 से 6 डेथ्स होती हैं अगर पिंस के अंदर, तो आप 10 से 15 कॉर्निया जो है रिट्रीव कर सकते हैं पर डे के हिसाब से। और हम अपनी जो कॉर्निया की शॉर्टेज है और बाहर से जो मंगवाया जाता है कॉर्निया, जो कि हमें 500 अगर डेथ आप कह रहे होती है पूरे पंजाब के अंदर, पूरे एक महीने में? जी सर, पर डे पंजाब के अंदर, पर डे जी पंजाब के अंदर। तो वो तो फिर अगर वो उनके कॉर्निया मिल जाए तो वो तो कितना ज़्यादा, ये तो 5 लाख फिर सारे ठीक हो सकते। जी सर, आप देखें स्पेन के अंदर जो है और पुर्तगाल, बेल्जियम के अंदर और अमेरिका के अंदर जो उनका सिस्टम है कि 1% डाइज इन द हॉस्पिटल, और इफ़ इट डाइज इन घर में उसकी डेथ होती है और वो जल्दी पहुंच जाता है अस्पताल के अंदर, तो दैट पर्सन इज़ द स्टेट प्रॉपर्टी है। उनके लॉ के अंदर है जी कि आपने इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स लेने हैं वो लेके। और ये एक और चीज़ बताएं कि ऑर्गन्स की जो रिट्रीवल है वो बड़े ही ऑनरेबल और साइंटिफिक तरीके से की जाती है। फैमिली ने इजाज़त दे दी, टीम्स एक्सपर्ट की आ जाती हैं। इसी तरह जिस तरह एक पेशेंट को थिएटर में लेके जाया जाता है, वहाँ लटाया जाता है, और ये सिंपल सा इंसिजन जहाँ से लेके नीचे एम्ब्लाइकस तक, और यू कैन टेक ऑल दी ऑर्गन्स को एक प्रॉपर बॉक्स में रखा जाता है, प्रिजर्वेटिव उसके अंदर होते हैं, एंड देन दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू दी रिसिपिएंट हॉस्पिटल। बॉडी को उसी तरह जिस तरह पोस्टमार्टम के अंदर आप उसको करते हैं, उसकी तजहीज़ व तफ़कीन जो है वो सारी की सारी अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी होती है। यहाँ तक भी प्रोविजंस हमारे पास हैं कि वो जो पुअर फैमिली है जिसका काफ़ी ख़र्चा इन ICU है, उसकी कंपनसेशन भी जो है हम लोग जो है वो उस फैमिली के लिए प्लान्स किया हुआ है कि उसको एक फाइनेंशियल रेमुनरेशंस भी दें और कोई सपोर्ट दें उसे। कितनी सपोर्ट देते हैं उसको? सर ये वेरी करती है, इसको हम लोग इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं करते कि कई दफ़ा लोग शुरू ही ना हो जी हाँ जी, तो इसके लिए हम डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू दी लेवल ऑफ द पॉवर्टी जो है वो असेस हमारी टीम कर लेती है। वहाँ पर हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो हमारे पास प्रोविजंस हैं जिसके अंदर हम उन्हें एक तो है कि जो उनका ख़र्चा वहाँ पर वो इन्वेस्टिगेशंस का या दवाइयों का, प्लस उसकी तजहीज़ व तफ़कीन, प्लस उसके साथ हम कुछ ना कुछ ऑनरेम देते हैं ताकि फैमिली ये फील करे कि अथॉरिटीज़ हमारे साथ खड़ी हुई हैं और हम उसकी बरियल को बड़ा ऑनरेबल तरीके से करते हैं। जी नासिर, ये ज़रा इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू तो बताएं ना, अब इस पे इज्तिहाद होना चाहिए और किन किन लोगों ने क्या क्या आर्गूमेंट किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। गाजी साहब, बहुत ही मुफीद और वक्त की ज़रूरत एक टॉपिक आपने लिया। इसमें बुनियादी 2 उसूल याद रख लेने चाहिए किसी भी चीज़ की हिल्लत व हुर्मत के बाब में। पहली चीज़ तो ये कि आपने अपने इंट्रो में बहुत खूबसूरती से ये बात बयान कर दी कि मामला इत्तिहादी है, और इत्तिहादी मामला याद रखना चाहिए वही होता है, तब ही होता है जब कुरान और सुन्नत से बराह रास्त कोई नस उस बात में ना मिल सके। ठीक, अगर तो कोई नस तो फिर तो मसला इत्तिहादी नहीं रह जाता, बात ख़त्म हो जाती है। तो इससे एक पहली चीज़ ये साबित हुई कि हराम कहने का हक नहीं है किसी को भी कि मसला इत्तिहादी है। बिल्कुल ठीक, क्योंकि हराम डिक्लेयर करना अल्लाह और उसके रसूल का हक है,
उसके बाद इजमा उम्मत में किसी हद तक ये बात आती है कि अगर पूरी तरह इजमा हो जाए, जो नामुमकिन होता है, बिल्कुल ठीक, जो नामुमकिन है, एक वक्त के सारे उलमा सारे इकट्ठे अहले फिक्र जो है वो इस बात पे एग्री करें कि हाँ ये मुमकिन नहीं हो पाता। तो इसलिए ये अथॉरिटी अल्लाह और उसके रसूल की है कि किसी चीज़ को हराम डिक्लेयर किया जाए। किसी आलिम का फतवा, खा वो कितना ही बड़ा आलिम क्यों ना हो, कितना ही मुअज़्ज़ज़ क्यों ना हो, किसी चीज़ की हुर्मत का फतवा नहीं दे सकते जब तक कि नसीहत ही ना हो। इस बात में कुरान पाक की दलीलें एक दो वाज़े याद रखनी चाहिए। कुरान पाक का उसूल क्या है? कुरान मजीद ने जो चीज़ें हराम हैं वो बयान कर दी, शरीयत ने हराम चीज़ों की लिस्ट दे दी, उनके अलावा बाकी चीज़ें जायज़ और हलाल हैं। ठीक, मसलन आप रिश्तों में देखें तो अल्लाह ताला ने जो हराम रिश्ते हैं वो बयान कर दिए, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम इला आखिरिल आया बयान कर दिया। खाने में जो चीज़ें हराम हैं, हुर्रिमत अलैकुमुल मैता वद्दम व लहमुल खिंजीर इला आखिरिल आया बयान कर दिया। हत्ता कि अल्लाह ताला ने फरमाया नबी अलैहिस्सलाम से, ए नबी आप फरमा दे, कुल तआलौ अत्लु मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम अल्ला तुशरिकू इला आखिरिल आया, कि ए नबी आप फरमा दें आओ मैं तुम पर वो चीज़ें तिलावत कर दूँ जो हराम है। उसूल क्या? आका अलैहिस्सलाम ने या कुरान मजीद ने हलाल चीज़ों की लिस्ट नहीं दी, हराम की लिस्ट दी है। और फिर फरमाया जो इसके अलावा है वो जायज़ है। हदीस पाक भी है, अल हलालु मा हल्लल्लाहु लकुम फी किताबे वल हरामु मा हर्रमल्लाहु लकुम फी किताबे फमा सकता अन्हु फहुवा मिम्मा अफा लकुम। फरमाया हलाल और हराम अल्लाह और उसके रसूल ने डिक्लेयर कर दिया। अब जिन चीज़ों पर शरीयत खामोश है वो मुआफ़ है, ठीक, वो जायज़ है, जवाज़ के ज़ुमरे में आती हैं। ये जो ट्रांसप्लांट का मामला आता है डेथ के बाद या ज़िंदगी में, ये वो मामला है जिस पर शरीयत खामोश है और ये जदीद मसला है। इस पर उलमा को बैठना चाहिए। अगर किसी चीज़ में शरअन कबाहत हो, अखलाकन कबाहत हो, किसी भी और दलील से मिल जाए तो उसको रोक दिया जाए, बकाया चीज़ों को जायज़ रखा जाए। अब जवाज़ के जो मैं ख़ुद जवाज़ का कायल हूँ, आपने भी कहा ये बात जायज़ है किन बुनियादों पर? ठीक, वो बुनियादें ये एक तो इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, इंसानी जान को बचाने की बुनियाद पर, इंसानों के साथ जो मदद डॉक्टर साहब ने भी बयान किया। हैरान कुन बात यह है कि दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है, बीमारियां सबसे ज़्यादा हैं और डोनर बहुत कम है, बहुत थोड़े हैं। और ये जो इसके अंदर मज़हब को इस नाजायज़ तरीके से दाखिल किया गया लोगों ने, नाजायज़, जैसे उसकी आपने चंद मिसालें दे दी कि अभी सिर्फ 15 साल पहले जो चीज़ें हराम थी उन्हीं उलमा की ज़िंदगी में गाजी साहब की मैंने खुद वो देखे टीवी तोड़ते हुए। आज जुमे की नमाज में 5 भाई हैं जो टीवी तोड़ेंगे, मैंने उन्हें कहा यार मुझे दे दो, इतने अच्छे टीवी नहीं तोड़े। आप देखिए अब वो उतरते ही नहीं टीवी, 24 घंटे वुजू कर रहे हैं, बाथरूम में जा रहे हैं, बाथरूम निकले रोटी खा रहे हैं, केला खा रहे हैं या केला रख रहे हैं। यानी आप हैरान है, पहले तो ये होता था ना कुछ उलमा ने नाजायज़ करार दिया, उनकी ज़िंदगी की 2-3 नस्लों बाद तीसरे में, अब सेम उनकी अपनी ज़िंदगियों में कि कभी तस्वीर बना दे तो कैमरा खराब हो जाएगा, अब खराब ही नहीं होता, तस्वीर के बगैर बात नहीं। तो उसूल ये है इतना नाजायज सख्ती नहीं करनी चाहिए। हाँ, अपना मौक़िफ़ देने का हक है, उनके पास तो अपने दलाइल जी, उनके दलाइल हैं, वो अपने दलाइल देकर कहें कि हम इन दलाइल की बुनियाद पर इसको जायज़ नहीं समझते, लेकिन हराम ना करार दें। और ये बात बताएं कि जो इसको जायज़ समझता है, अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान को बचाने, पूरी इंसानियत को बचाना करार दे दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जिसने एक जान बचाई उसने पूरी इंसानियत बचाई और अपनी जान उसकी गई भी नहीं। और रसूलुल्लाह का फरमान खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जो लोगों को नफ़ा पहुंचाए। अब इन चीज़ों को डोनेट करने में नफ़ा है या नहीं, जवाज़ के कायल उलमा के लिए बहुत बड़ी दलील है कि ये नफ़ा है किसी भी इंसान को। अब कुछ खदशात हैं उलमा के कि जी किसी को आँख लग गई तो क़यामत के दिन कौन जवाब देगा, किसी का कान। अल्लाह के बंदो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता है। ये शख्सियत होती है बुनियादी तौर पर कि अब किसी इंसान को अगर किसी की आँख लग गई तो ये गुनाह करेगा तो क्या उसको गुनाह होगा या अज़ाब होगा, ये खदशे हैं। अल्लाह ताला बेहतर जानता है। जिस इंसान ने गुनाह किया वो उसी के ज़िम्मे होगा। अब जब और कब्र में ऐसा भी नहीं है, बाद लोग डरते हैं कि पता नहीं मैयत की बेहुरमती हो जाती है, बेहुरमती नहीं है। बेहुरमती या मुसला जिन लोगों ने दलील बनाई, वो मुसला तो नीयत के साथ है कि कोई मैयत की और मुर्दा शख्स की तौहीन करने की नीयत से उसको काटता है, लेकिन जब डॉक्टर पोस्टमार्टम करते हैं तो ऐसी नीयत नहीं होती, ऐसा फतवा भी कोई नहीं होता। वो जायज़ है, जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। ऐसे ही अगर आँख का ये जो लेते हैं तो कोई ऐसा गड़े नहीं बन जाते आंखों में, बड़े डेलिकेट तरीके से उसका वो पार्ट हासिल करके दूसरे शख्स तो मुसला तो है कि बिगाड़ना, तो ये तो संवारना है, बिल्कुल संवारना, तो कोई बिगाड़ ही नहीं है, इसमें खूबसूरती है। तो इसलिए उलमा को आज के दौर में, खासतौर पढ़े लिखे उलमा,
मैं ये बात बार बार कहता हूँ, जिनको समझ है, जिनको फ़हम है, चूँकि हमारे सिस्टम ने उस दर्जे के उलमा भी पैदा नहीं ना किए, बहुत थोड़े थोड़े खदशात पर हराम हलाल के फतवे देने वाले लोग हैं। तो अब दूसरी एक बात बड़ी अहम है कि इसमें बेचने वालों की हर सूरत डिस्करेज करना होगा। इंसानी जान की इतनी हुर्मत है कि इसका कोई भी उज़्व बेचा नहीं जा सकता, और जिस मुआशरे में कोई शख्स अपनी गुर्बत के हाथों, अपनी भूख के हाथों, अफलास के हाथों अपना कोई उज़्व बेचने पर मजबूर हो जाए, उस पूरे मुआशरे पर अल्लाह की लानत है। बहुत अच्छा, मुआशरे को उसकी मदद करनी चाहिए। कोई इंसान ये सिर्फ मदद की खातिर होना चाहिए, सिर्फ इंसान के ताउन की खातिर होना चाहिए, दूसरों की भलाई की खातिर होना चाहिए, और दूसरे इंसान की तकरीम की खातिर होना चाहिए। डॉक्टर साहब अब सजेशंस, आप दोनों डॉक्टर सजेशन दे, आप सजेशंस क्या देते? ये हमने कर लिया कि ये इसकी इम्पोर्टेंस है, हमने ये कर लिया कि ये जो गलत कारोबार होता है, अब ये भी दोनों डॉक्टर ज़रा बता दें, ये जो क्वैक्स या आपके वो डॉक्टर जो डाकू हैं उनका क्या होना चाहिए इरशाद? क्वैक्स के लिए तो जी पंजाब हेल्थ केयर कमीशन मौजूद है, लेकिन वही बात है कि कानून मौजूद है, उसे इम्प्लीमेंट कौन कराए। सख्ती के साथ इम्प्लीमेंटेशन और इनकी फ्रीक्वेंट चेकिंग होनी चाहिए सारे अस्पतालों की। जैसे आप फरमा रहे हैं, या रूट को या न्यूली अपॉइंटेड को लगा दिया जाता है जिसके एक्सपीरियंस इमरजेंसी में, तो ये बहुत बड़ा इंसानी जान का इतना खतरा है, वहाँ पे लगाया हुआ है 6 माह का, जिसको पता ही नहीं बेचारे। HR चेक करके वाकई देखे कि आपने जो फाइल के अंदर जिसका लिखा हुआ कि ये बंदे लगाएं, क्या वाकई वो काम भी वो कर रहे हैं, सिर्फ फाइल तक महदूद है। ये भी हो रहा है ना आजकल, यही होता है, नाम लिख दिया वो आपकी लिस्ट वो कभी आया ही नहीं, वो कभी आता नहीं। बाकी जैसे लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, पी होटा वाले कर रहे हैं, तो इसके लिए हेल्दी डोनर एक ड्राइव चलानी चाहिए। जैसे हमने ब्लड डोनेशन पे बात की थी ना, तो हेल्दी डोनर भी ड्राइव चलानी चाहिए, क्योंकि अब फतवे तो आ गए उलमा की तरफ से, तो इसमें कोई कबात नहीं। यानी लाश की भी हुर्मती भी हमने बता दिया, कार्निया ले लिया, कितनी लोगों को हम रोशनी प्रोवाइड करेंगे। तो हेल्दी डोनर ड्राइव, और कौन से जो नशे से पाक हो, जिनको कोई बीमारी ना हो, जो बगैर पैसे के वॉलंटरली देना चाहते हैं। ठीक है जी डॉक्टर साहब जी, अब सजेशंस आपने देनी है मुआशरे को जनरल। सजेशंस के अंदर है कि जी हमारी एक हेल्पलाइन है 1109, जो भी जिन 1109 आप इसको डायल करें, आपको ट्रांसप्लांट की तमाम डिटेल्स जो हैं हमारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं इसको देंगे जी। आपको किसी के पास, किसी एजेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। कौन से हॉस्पिटल रजिस्टर्ड्स हैं, कौन से सर्जन्स हैं, क्या तरीक़ाकार है, डोनर्स लीगल कौन से हैं, इलीगल डोनर्स क्या होता है, ये आपको सारी मालूमात वहाँ से मिल जाएंगी। नंबर 1। नंबर 2 जो है कि हमारी अवामुन्नास जो है वो हमारे साथ एम्बेसडर्स बने, सफ़ीर बने इस पैगाम को पहुँचाने के लिए। मेरी उम्र इस वक्त 54 ईयर्स है, और मैंने अपना डोनर कार्ड बनाया हुआ है। मैंने अपनी पूरी फैमिली को, अपने बच्चों को बताया हुआ है कि अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या मुझे वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है, तो मेरे तमाम अज़ा जो हैं वो इंसानियत की बचाव के लिए, उनकी ज़िंदगी बचाने के लिए डोनेट किए जा सकते हैं। मेरी आँखें, मेरे गुर्दे, मेरा जिगर लिया जा सकता है अगर ये वाइबल होंगे दिए। तो इसी तरह बढ़ें आगे, आप लोग इस कार खैर में हिस्सा डालें। ऑर्गन्स इंसान ने जब मरना है, और ये तो हमारा ईमान भी है, रूह जो है वो अल्लाह के पास चली जानी है, जिस्म है वो मिट्टी के हवाले कर दिया जाना है। अगर यही ऑर्गन्स किसी की ज़िंदगी को बचा देंगे, किसी की दिल की धड़कनें शुरू हो जाएंगी, को देखना शुरू कर देगा, तो इससे बड़ा कार खैर, पूरी फैमिली बच जाएगी। क्या कार खैर, पूरी फैमिली बच जाएगी, वो पूरा ख़ानदान बच जाएगा। इस कॉन्सेप्ट को फैलाएँ आप, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो मदारिस के अंदर बच्चे हैं वो फैलाएँ। और आखिर ये है कि इलीगल ट्रांसप्लांट की सज़ाएँ बहुत ज़्यादा हैं, उसके ऊपर 10 साल कैद है, 10 से 14 साल, और 1 से 3 करोड़ जुर्माना है। आप बराए मेहरबानी जो लोग अगर किसी के पास डोनर्स नहीं है, तो वो इस इलीगल ट्रांसप्लांट की तरफ बिल्कुल ना जाएं, और वो कानूनी तरीके से जो है वो ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाएं। तो मेरा यही मैसेज है जी कि जो है जो कैडावर ट्रांसप्लांटेशन है, अज़ा की पेबंदकारी बाद मग जो है, उसके लिए बढ़ चढ़ के डोनेशंस कार्ड बनाएं आप। और डॉक्टर साहब गवर्नमेंट जो है वो एक बड़ा आसानी काम कर सकती है। डॉक्टर सजाद हसन ने पिछली दफ़ा सजेस्ट किया था कि औकाफ़ के जो उलमा हैं, औकाफ़ की मसाजिद काफ़ी सारी हैं, तादाद है, मिज़ारात है, वहाँ भी मसाजिद, ये हुकूमत लेवल पे ये करें कि एक जुमा जो है वो कम से कम साल में 2 जुमे ऐसे हों, या ईद के मौके पे बहुत ज़्यादा लोग ईद पढ़ते हैं हमारे यहाँ, जिन्हें सारा साल ही नमाज़ पढ़ी, वो ईद की पढ़ने के लिए पहले उलमा के ऊपर एक अपना कंसेंसस डेवलप करना उलमा जरूरी है। के पहले बुलाएं, सेमिनार करें, और उस सेमिनार में फिर उनको कहें कि आप एक जुमा इस पे भी लगाएं। देखें ना, हमने अल्लाह का शुक्र है, आपको क्रेडिट जाता है, डॉक्टर सजाद को क्रेडिट जाता है कि आपने हमें फरमाया कि इस पे काम होना चाहिए, या ये तो हमने ये मीडिया की तारीख में पहले प्रोग्राम किया, आइंदा भी इंशाल्लाह करेंगे। पहले भी हमने ये जो लिवर के मामलात हैं, और इस पे भी बड़े प्रोग्राम डॉक्टर साहब ने किए हैं। ये जो ब्लड देना है, इसके बारे में हमने थैलेसीमिया पे कई प्रोग्राम किए इस तरह, तो लोगों को अवेयरनेस होती है। आप देखें ना, लंदन से एक खातून ने सिर्फ इश्तहार पढ़ के, ये जो हम देते हैं
कि कल डॉक्टर साहब आएंगे और पैबंदकारी पे होगा, उसे वहाँ से ये मेरे पास है लंबा मैसेज 3-4 किए हैं कि जी यहाँ मैंने लिख के दिया हुआ था, उलमा ने कहा हराम है, लिहाजा मैंने वो विड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, अवेयरनेस लोगों में जाए और इसका इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में और हमारे जो जिस तरह कहा है ना प्रोफेसर नासिर ने कि पढ़े लिखे उलमा, इसलिए मैंने ख़ास तौर पे डॉक्टर ताहिर कादरी का नाम लिया। काश पीर मोहम्मद करम शाह रहमतुल्लाह अलैह हयात होते या इस दर्जे के जो लोग हैं वो जो है इस पे रिसर्च की तरफ तवज्जो करें, जिनका दीन के साथ कारोबार मुंसलिक नहीं कारोबार नहीं, और दूसरा जिनका एक लेवल है जो सोच का फिक्र जो मौजूदा इन्वेंशंस हैं जिनकी वहाँ तक भी अप्रोच है, जिनको पता है कि ये क्या है। गाजी साहब इसमें एक चीज़ बड़ी है, मैं जो मना करने वाले कहते हैं इंसान अपनी जान का मालिक नहीं है ना, अल्लाह की दी हुई अमानत है। तो ये आधा मिनट है बस। जी जी माल के बारे में भी ऐसा ही है, ये अल्लाह की अमानत है, अल्लाह की इजाज़त से करते हैं। अगली दफ़ा फिर प्रोग्राम इस पर इंशाल्लाह करेंगे। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अगली दफ़ा हमने फिर इसका सेकंड पार्ट करेंगे, आप फिर अपने जो है ना पूरा वो डाटा लेके आइएगा। डॉक्टर सजाद बहुत शुक्रिया आपका भी, नासिर आपका। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला हमें सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत ला महदूद फ़ज़ाइल नसीब फरमाए। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। दाइमन अबदन अला हबीब